चलो, तो कहाँ तक बताए थे? समतल पर चलने पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल ना। तो यहाँ पे देखो ये चित्र क्या बनेगा आपका। जैसे मान लो हम चलते हैं पैदल, तो किसी न किसी एंगल पर चलते हैं, ठीक ना। अगर हम सीधा खड़ा रहेंगे तो हमारा जो पैर है वो 90 डिग्री पर है, एकदम परपेंडिकुलर रहता है। लेकिन अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, हम किसी न किसी एंगल पर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल, मान लो इस थीटा एंगल पे हमारा पैर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर झुका है। तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा आपका? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, ठीक है ना। तो क्रिया आपकी, जैसे देखो ये आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपकी समझ लो, ठीक है ना। अब ये पृथ्वी जो है ऊपर की ओर लगाएगी आपकी कौन सी? प्रतिक्रिया, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे आर कहेंगे, ठीक है ना। और इसी के अपोजिट जो आपका पैर द्वारा लगाया जाएगा बल, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, और उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपका जो प्रतिक्रिया बल है जिसको हम कह रहे हैं आर, ठीक है ना। इस आर का हम क्या करेंगे? वियोजन करेंगे, ठीक है ना। अब वियोजन करेंगे तो ये हम बताए थे कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका? थीटा से सटी भुजा क्या कहलाती है? कास के साथ आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम खींचें तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आर कॉस थीटा क्या करेगा? हमें आगे ले जाने में सहायता करेगा। और ये आर साइन थीटा क्या करता है? हमें बैलेंस बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या करता है? हमारे शरीर को बैलेंस बना के, यानी कि गिरने नहीं देता है। वो कौन सा आपका प्रतिक्रिया बल है? आर साइन थीटा। और हमें आगे ले जाने का कौन काम करता है? आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इस चित्र को बना लो आप लोग, थोड़ा सा संशोधन कर लो। हो गया? यस सर। अब देखो अगला उदाहरण लिखना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। उदाहरण नंबर अगला रहेगा। तो देखो अब गाड़ी और घोड़ा यहाँ पे बनाना है हमें, तो इतना अच्छा तो हमारे पास कला नहीं है। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो ये गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी रस्सी के द्वारा ये मान लो कि ये घोड़ा आपका यहाँ पे बना है, और घोड़ा बनाना है, इसको समझ लो कैसे बना है। ठीक है, चलो सांड बन गया ये। चलो ठीक है ना, मान लो, ठीक है डायनासोर है, कुछ भी है, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बंधा रहा था इससे रस्सी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ऐसा रफली चित्र बना लो आप लोग, फिर इसको समझा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये आपका पैर इसका थोड़ा सा पीछे रहेगा, ऐसा कर लेना, क्योंकि जब चलेगा तो ये थोड़ा सा पैर झुकाएगा ना, कि एकदम खड़ा तो रहेगा नहीं ये, ठीक है ना। बना लो। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, ठीक है ना। अब ये पैर है इसका, ठीक है ना, इसका पैर है, तो पैर पे हम क्या करेंगे? यहाँ पैर पर पृथ्वी द्वारा एक प्रतिक्रिया बल लगेगी ना, ठीक है ना, इसको हम आर कहेंगे। और इस घोड़े के पैर द्वारा पृथ्वी पर नीचे क्रिया बल लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एफ कहेंगे, ठीक है ना। और इस आर का हम क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। तो ये अगर थीटा डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? आर साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो इसमें भी करना, उसमें भी करना था, इतना लिख लो आप लोग। कल जो उस दिन लिखा थी आर साइन थीटा प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक शरीर का भार W बराबर mg का संतुलन करने के लिए डब्लू ये इसको जो W बराबर mg को संतुलन करने के लिए ना, बस वही उतना ही रहेगा ना वो, उतना ही रहेगा। बताया तो ये संतुलन के लिए होता है, जो साइन थीटा है ये संतुलन के लिए होता है, और ये क्या करता है? आगे ले जाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो ये बन गया आपका। अब लिखना, माना घोड़े का द्रव्यमान m1, माना घोड़े का द्रव्यमान बराबर m1 तथा गाड़ी का द्रव्यमान बराबर m2।
हो गया। माना घोड़ा क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण वाले थीटा डिग्री कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए पृथ्वी को F बल से दबाता है। पृथ्वी को F बल से दबाता है। पृथ्वी का और उसके नीचे लिखना, पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल बराबर R। पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल बराबर R, ठीक है। तो अब उसके नीचे लिखना R का क्षैतिज घटक, R का क्षैतिज घटक बराबर क्या होगा, R cos थीटा लिख लो, बराबर R cos थीटा। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्षैतिज गति में सहायक, उसके आगे लिख लेना ये क्या कार्य करता है, क्षैतिज गति में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक ना, क्षैतिज गति में सहायक। और उसके बाद लिखना उसके नीचे, माना रस्सी का तनाव बराबर T है। T तनाव एक प्रकार का बल है, ठीक है ना, यहाँ मानसिक तनाव की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका तनाव का मतलब क्या होता है, बल होता है। समझ में आ रही बात ना। तो जो खिंचाव है, यानी जिस बल से इस रस्सी में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, आपका तनाव है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, T से। और एक प्रकार से क्या है, ये बल है। क्या है ये, बल है, ठीक है ना। अब इसके नीचे लिखना घोड़े की गति के लिए, घोड़े की गति के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, घोड़े की गति के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से अब देखो, अगर हम सिर्फ घोड़े की बात करें, ठीक ना, तो घोड़े का द्रव्यमान हम क्या माने हैं, m1 माने हैं, ठीक ना। और मान ले रहे हैं ये त्वरण जो है A से गतिशील है, ठीक ना, A त्वरण से गतिशील है। तो अगर घोड़ा जो है A त्वरण से जा रहा है और उसका द्रव्यमान m1 है, तो उसका बल कितना हो जाएगा, उसके द्वारा उत्पन्न बल कितना हो जाएगा, A इंटू m1, यही होगा ना, या m1 इंटू A हो जाएगा। अब देखो ये बल लगाकर खींच रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका इसके रस्सी में तनाव कितना आया है, T आया है तनाव ना, ठीक ना। और ये तनाव कौन उत्पन्न किया है, कौन उत्पन्न किया है तनाव, घोड़ा ना, ठीक ना। यानी कि हमें किसकी बात सिर्फ करनी है, हमें सिर्फ घोड़े की अगर बात करनी है, और तनाव कौन उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे घोड़ा उत्पन्न कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, R cos थीटा माइनस T, यानी कि जो तनाव है, ठीक है ना, जो इसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है, अगर हम इसको घटा दें, इसको हटा दें, यानी सिर्फ हम घोड़े की बात करें, सिर्फ मान लो कि ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, अगर ये नहीं तो क्या करेंगे, इस तनाव को इसको हटाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो तनाव कौन उत्पन्न कर रहा है, घोड़ा उत्पन्न कर रहा है। तो R cos थीटा, तो ये जो है आपका क्षैतिज, आपका यहाँ पे जो सीधे बल लग रहा है वो हो जाएगा आपका, और इसमें जो तनाव है उसको हम हटा दें, तब आपका क्या हो जाएगा, ये m1 इंटू A हो जाएगा, m1 इंटू A हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो, ये किसके लिए है, आपके घोड़े की गति के लिए, ठीक है ना। तो इसको लिखो इतना, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना। और यहाँ A क्या है, निकाय का त्वरण है, निकाय मतलब पूरा ये जो है आपका गाड़ी है, ठीक है ना। A बराबर लिख लेना क्या है, निकाय का त्वरण है, ठीक। अब लिखना गाड़ी की गति के लिए, गाड़ी की गति के लिए गाड़ी की गति के लिए अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लिए आप लोग, गाड़ी की गति के लिए हो जाएगा T माइनस F। ये कैसे हो रहा है, अब देखो यहाँ पे जो है
जो गाड़ी है वो कितना महसूस कर रही है तनाव, T तनाव महसूस कर रही है ना। और हमें घोड़े को अलग कर देना है, घोड़े को हटा देना है। तो घोड़ा बल कितना लगा रहा था, F लगा रहा था, इसलिए हम घोड़े के बल को हटा दे रहे हैं। किसकी बात सिर्फ कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये गाड़ी जो है T तनाव महसूस कर रही है टोटल, लेकिन हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ गाड़ी की बात करनी है। जबकि यहाँ पे आपका घोड़ा कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। तो अगर सिर्फ गाड़ी की बात करेंगे तो हम बल यानी घोड़े के द्वारा लगाया गया बल को हटा देंगे, ठीक है ना। तो T माइनस F बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे M2 इंटू क्या हो जाएगा, ए ही क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो त्वरण भी एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये हो गया आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो लिखना समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे r cos थीटा माइनस टी, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस टी माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे M1A और प्लस M2A, सही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या T माइनस है और यहाँ T प्लस, ये कट जाएगा क्या, ठीक है ना। तो ये आप काट सकते हैं यहाँ पे। तो आपका हो गया r cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे M1A प्लस M2A। अब यहाँ पे हम इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको उधर रख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा M1A प्लस M2A इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा माइनस एफ। अब यहाँ पे A जो है, A दोनों में तो A कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू A हो जाएगा कॉमन में, और यहाँ M1 प्लस M2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा माइनस एफ। अब यहाँ पे देखो हमें A का मान निकालना, यानी हमें ये पता करना था कि वो जो गाड़ी जा रही है किस त्वरण से जा रही है, ठीक है ना, उसमें कितना त्वरण उत्पन्न है। तो यहाँ पे आपका A इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा माइनस एफ अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप त्वरण इससे निकाल सकते हो। ये आपका दूसरा उदाहरण था ना, दूसरा था। हो गया, चलो अब अगला उदाहरण लिखना। कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर, कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। अब तो कुआं है ही नहीं कहीं पे, पानी जो है लेवल इतना नीचे चला जा रहा है कि कुएं से पानी निकलना ही मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप जो है कुएं से पानी कोई भी नहीं निकाला होगा ना, यहाँ पे हम भी नहीं निकाले हैं, ठीक है ना, हम भी बहुत पुराने नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि अगर हम कुएं से पानी निकाले बाल्टी के थ्रू, ठीक है, तो अगर हम पानी निकाले और रस्सी अचानक टूट जाए तो क्या हो जाएगा, आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो आपका अगर आप जब खींच रहे हो, ठीक है ना, आप खींच रहे हो तो आपका खिंचाव जो है कौन बैलेंस कर रहा है, बाल्टी का पानी।
ठीक ना। और जिसके कारण यानी कि आप खींच रहे हो और आपको संतुलित कौन कर रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया बल कौन लगा रहा है, बाल्टी का पानी लगा रहा है। ठीक, अगर ये बाल्टी का पानी लगा रहा है और बाल्टी का पानी और हम खींच रहे हैं, ये दोनों संतुलन की अवस्था में। अब जैसे ही बाल्टी मान लो पानी गिर गया या रस्सी टूट गई, तो जो खिंचाव उत्पन्न है, ठीक ना, जो खिंचाव उत्पन्न है रस्सी में, वो क्या हो जाएगा, अचानक समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम उसको खींचते रहेंगे। अब खींचते रहने के कारण जो है हम पीछे पीछे चले जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए जो है आदमी क्या होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। तो लिख लो, इसका कुछ बड़ा नहीं है, लिख लो इसमें, रस्सी के अचानक टूट जाने पर, रस्सी के अचानक टूट जाने पर बाल्टी का मनुष्य पर खिंचाव समाप्त हो जाता है, जिससे मनुष्य पीछे की ओर गिर जाता है। हो गया ये? अब अगला नंबर डालना, बंदूक से गोली मारने पर या बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका लगता है। चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका लगता है। अब यहाँ पे कैसे आप गोली काम करता है थोड़ा देखना, उसमें बारूद होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये गोली रखी हुई है, आपको बनाना नहीं है, ऐसा समझो सिर्फ। अब यहाँ पे गोली रखी हुई और यहाँ पे ये क्लोज है। अब क्लोज है, अब जब हम इसको ट्रिगर करेंगे, यानी कि जब इस आपके बंदूक को चलाना चाहेंगे तो चलाएंगे तो क्या होगा, इसमें बारूद, जैसे ही आप इसको चलाएंगे तो इसमें जो बारूद होता है ये फटता है। अब बारूद फटने के कारण यहाँ पे धुआं यानी कि जो गैस है बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। अब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जब गैस निकलती है, तो जब ये यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलेगी तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर बहुत अधिक होने के कारण ये क्या करेगा, इस गोली को धक्का मार के आगे भगाएगा। अब यहाँ पे इसको धक्का मार के आगे भगा रहा है, तो अगर ये आगे भगा रहा है तो इसको संतुलित करने के लिए एक प्रतिक्रिया बल चाहिए। अब ये प्रतिक्रिया बल किधर लगाएगा, पीछे की ओर लगाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे जैसे ही आप इसको ट्रिगर किए यानी स्टार्ट किए, चलाना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में धुएं उत्पन्न होंगे। अब यह धुआं या प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। अब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो इधर की ओर धक्का लगाएगा, इधर इस गोली को आगे की ओर भेजना चाहेगा। अब अगर आगे की ओर धक्का लगा रहा है यानी आगे की तरफ बल लगा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई प्रतिक्रिया बल होगी। अब वो प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, पीछे की ओर, क्योंकि गोली कहाँ जा रही है, आगे की ओर जा रही है, तो प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। और प्रतिक्रिया बल बहुत अधिक लगता है। और अगर मान लो पकड़ने वाला जो आपको बंदूक चला रहा है उसके पास उतना पावर नहीं है कि उस बल को यानी प्रतिक्रिया बल को संभाल सके। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा बल रहता है, प्रतिक्रिया बल बहुत अधिक रहता है। इस अधिक बल के कारण जो है एक झटका महसूस होता है, जिससे ये आपकी जो बंदूक है ये कहाँ हो जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। समझ में आई बात ना, किसके कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण। समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो इसको लिख लो, अब इसको बनाना नहीं है। गोली चलाने पर बारूद की गैस बनती है, गोली चलाने पर बारूद की गैस बनती है, जो फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर बढ़ा देती है, जिससे गोली गैस पर उतनी ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में
गोली गैस पर उतनी ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, अतः गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पीछे की ओर धक्का लगता है। तो यहाँ पे बारूद जब फटेगा या ब्लास्ट करेगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पे गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अब गैस की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इस गोली को क्या करेगी, आगे बढ़ाती है। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ा रहे थे, इन गैसों पर क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, और ये प्रतिक्रिया बल इस पूरे पीछे की तरफ लगता है, और इसीलिए हमारे जो भी गोली चलाता है उसके क्या होता है, उसको भी झटका लगता है, यानी प्रतिक्रिया बल का उसको झटका महसूस होता है। ठीक है। अब इसके बाद 5वां उदाहरण लिखना, नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदना। कोई कूदा है नाव से? नहीं। बैठे तो होगे, नहीं तो कूदोगे का? बैठे हो? नहीं। बैठी हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब यहाँ पे नाव अगर मान लो है, बहुत अच्छी नहीं बनी है चलो अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है। अब बैठा है और यहाँ पे कूद रहा है, मान नदी के किनारे जो है नाव खड़ी है और उस पर से कोई छलांग लगाना चाह रहा है। तो अगर यहाँ से कोई छलांग लगाएगा तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर चली जाती है। जब यहाँ पे हम आगे की तरफ कूदते हैं तो हमारे पैर द्वारा एक प्रतिक्रिया बल लगती है, किसके ऊपर? नाव के ऊपर। यानी नाव प्रतिक्रिया बल के कारण जो है क्या हो जाती है, पीछे की ओर। यानी एक बल लगता है, प्रतिक्रिया बल के कारण ये हमारी नाव क्या हो जाती है, थोड़ा सा पीछे हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये न्यूटन के गति विषय कौन सा नियम है, तृतीय नियम। तो लिख लो, कूदते समय हमारे पैरों से नाव को पीछे की ओर दबाया जाता है, जिससे नाव पीछे की ओर हट जाती है तथा नाव की प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। अब देखो, हम पैर से नाव पर क्रिया बल लगाते हैं, ठीक है ना। पैर से हम क्या करते हैं, नाव पर क्रिया बल लगाएंगे और नाव क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी उसको बैलेंस करने के लिए, और उस प्रतिक्रिया बल के कारण आदमी क्या होता है, आगे की ओर चला जाता है। ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी एक उदाहरण और बाकी है, रॉकेट वाला। अब ये रॉकेट का उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना।